हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रसोगिन। वेलकम बैक टू अपनी दिनशाला। आज हम 1000 एमसीक्यू सीरीज में डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2021 में हेल्ड हुआ था। क्योंकि ये जो पुराने पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ ना, इसका मेन मोटिव यही है कि आप जब चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, कॉमर्स के आप एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की चाहे तैयारी कर रहे हो, आप डी ट्रिपल एस बी की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजी की कर रहे हैं या जीआईसी की कर रहे हैं, कोई भी आने वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन पेपर बहुत रिलेवेंट हैं। क्योंकि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर रहे हो, कितनी भी थ्योरी पढ़ ले, जब तक आप उससे रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं लगा लेते, रिलेवेंट मतलब वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस आप अगर नहीं सॉल्व कर लेते, तब तक आपको एग्जामिनेशन में उसका लेवल नहीं पता चलता है। आपको नहीं पता चलता कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके लिए रिलेवेंट हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, किसी भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपको रिपीट मिल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है ना। अभी ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एज इट इज सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आप अगर लगा लेंगे तो सभी तरह के क्वेश्चंस आपकी नजर में एक बार आ जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, it is the manager's ability to coordinate all organizational activities and varied interests involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understanding the interdependence of its individual parts. Name the managerial skills. देखिए, यहाँ कहा क्या गया है, यहाँ कहते हैं कि एक ऐसी मैनेजर की एबिलिटी जो कोऑर्डिनेट करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को और इंटरेस्ट जो कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को एक टोटलिटी की तरह देखता है, और इंटर जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी इंटरडिपेंडेंस को भी समझता है। ऐसी कौन सी मैनेजरियल स्किल होती है? देखिए, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं 3 प्रकार की। रॉबर्ट कर्ट्स जो हैं, उन्होंने मैनेजरियल स्किल्स बताई हैं आपकी 3 प्रकार की। किसने बताई हैं? रॉबर्ट कर्ट्स ने। कौन कौन सी होती है? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं डिफिकल्ट टू एक्वायर होती हैं, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज यू नो, यहाँ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, ये सब आ जाते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आ जाते हैं। फिर आता है सबसे नीचे वाला, आपका होता है लोअर लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में आते हैं आपके फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर। इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहा जा कहते हैं, है ना। तो इन तीनों लेवल्स को मैनेज करने के लिए 3 मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत होती है आपके, जो कि है कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल। यहाँ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को, है ना। और परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेक्निकल स्किल्स के लिए, यानी लोअर लेवल के लिए। यहाँ जो इन्होंने स्किल्स के बारे में पूछा गया है वो आपकी होती है कौन सी? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, वैचारिक कौशल। क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टोटलिटी में भी देखना है, इंडिविजुअल पार्ट्स को भी समझना है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा आपकी स्किल्स है? ये है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हो जाती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is false about sole proprietorship form of business? व्यवसाय के एकल स्वामित्व स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है वन पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वन पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका जो बिजनेस है और जो ओनर है वो एक है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है और उसी के पास सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है भाई? सारा कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है, एक पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, उसी के हाथ में सारा कंप्लीट कंट्रोल होता है, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। और वो मोनार्च भी कहा जाता है बिजनेस का। ठीक है, एक पर्सन है तो सम्राट कहा जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको अपने अकाउंट्स को पब्लिक में पब्लिश नहीं करना होता।
तीसरा, अकेला बिजनेस को संभालने वाला है तो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, इंसेंटिव्स रेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता है किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है प्रॉफिट को। ठीक। फोर्थ एडवांटेज है इसका, बीइंग योर ओन बॉस इज द ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी अपना ही बॉस होना एक ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके, सबसे पहला तो है अनलिमिटेड जो होती है इसकी लायबिलिटी होती है, यानी कि बिजनेस अगर लॉस में है, बिजनेस अगर लॉस में होता है तो इसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी यूटिलाइज किया होता है उस बिजनेस के लॉस को पूरा करने। ठीक है। और एक होती है आपकी लिमिटेड जो होती है वो कैपिटल होती है, एक ही बंदा बिजनेस करने वाला है तो कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होती है। जो लाइफ साइकिल है वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि एक बंदा है करने वाला, वही मर जाएगा अगर, तो लाइफ तो बिजनेस की खत्म, है ना। तो लाइफ साइकिल अनसर्टेन होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, यानी बहुत ज्यादा एक पर्सन को कितनी स्किल्स हो सकती हैं, वो लिमिटेड होंगी, है ना। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम ये पॉइंट्स को। द सोल ट्रेडर इज द मोनार्च ऑफ बिजनेस, यहाँ हमसे पूछा है फॉल्स अबाउट, है ना। तो यानी कि समझ लेते हैं, द सोल ट्रेडर इज द मोनार्च ऑफ बिजनेस, सम्राट होता है बिजनेस का, बिल्कुल एकमात्र व्यापारी क्या है, इस व्यापार का सम्राट होता है, बिल्कुल सही है। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन लॉस, व्यवसाय की घाटे में होने पर मालिक की निजी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग, उत्पादन, वित्त, वितरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक मालिक का ज्ञान और कौशल आदि से कार्य बेहतर होता है। मगर एक पर्सन के पास जो है ये मैनेजरियल स्किल्स जितनी भी हैं ये लिमिटेड होंगी, मतलब अनलिमिटेड नहीं हो सकती, है ना। तो यही वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अ प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स टू द पब्लिक, पब्लिक को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने के लिए बाउंड नहीं है, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका, थर्ड। जो फॉल्स है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक रोल ऑफ आईडीबीआई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई की अनूठी भूमिका क्या है जो अन्य विकास बैंकों से भिन्न है। ठीक है, आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 जुलाई 1964 को अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। का काम क्या होता है, इसका काम है इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना, जो कि उनको क्रेडिट और फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के। ठीक है। ये आईडीबीआई एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो कि दो तरीके से असिस्टेंस देता है, डायरेक्ट असिस्टेंस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट असिस्टेंस इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली जब क्रेडिट और या लोन जो है आपका लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको कहा जाता है डायरेक्ट असिस्टेंस। अब इनडायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, है ना, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये इनडायरेक्ट फैसिलिटी होती है, इनडायरेक्ट असिस्टेंस होता है। रीफाइनेंस का मतलब क्या है, रीफाइनेंस का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग डेप्ट को का रिप्लेसमेंट कर देना नए डेप्ट से, जिसमें टर्म्स और इंटरेस्ट रेट भी बिल्कुल अलग हो, चेंज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कार्य है वो इसका यही है, दो तरीके असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। इट सब्सक्राइब्स डायरेक्टली टू द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स मेड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न, यह औद्योगिक चिंताओं द्वारा बनाए गए शेयरों और डिबेंचरों के मुद्दे पर सीधे सदस्यता देता है, नहीं। इट ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस टू कंपनीज रिपेबल बिटवीन 8 to 10 years. It undertakes underwriting of the public issue of shares and debentures made by companies, providing financial assistance directly to industrial units as well as to refinance loans granted by other financial institution. राइट आंसर आपका यही है, जहां पर आपको लिखा है ना, यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रीज को देता है डायरेक्टली, और रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो यही एक यूनिक रोल ऑफ आईडीबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट दैट अनदर पर्सन इज आल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called.
यदि किसी फर्म का कोई विशेष भागीदार यह दर्शाता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी फर्म का भागीदार है और यदि ऐसा व्यक्ति इसके बारे में जानने के बाद भी साझेदारी संबंध को अस्वीकार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा पर्सन जो कि मेंबर नहीं है किसी पार्टनरशिप फर्म, बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट करवा देता है इस तरह से कि वो एक पार्टनर, तो जबकि वो ना तो कैपिटल लगाता है और ना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बट जो है थर्ड पर्सन के लिए लाइबल हो जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट किया गया है एक पार्टनर की तरह। ठीक है, तो ये क्या होता है? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अच्छा, पार्टनर्स बाय स्टिपल्स क्या होता है? इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इतना सा कि ये खुद अपने आप को अपने बिहेवियर से, इंप्रेशन से ऐसे दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का। तो यहाँ ये अपने इंप्रेशन और बिहेवियर से खुद दिखाता है, यहाँ होल्डिंग आउट में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, है ना? तो यहाँ क्या है? ये राइट आंसर हो जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 जनवरी 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। किसको रिप्लेस करके? गेट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो कि 1948 से 94 तक रहा। इसको रिप्लेस करके आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन ऑफ ट्रेड एंड द बैरियर्स, अदर बैरियर्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड पर जितने भी बैरियर्स लगे हैं या टैरिफ्स लगे हैं उनको रिडक्शन करना, उनको कम करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर एक ग्लोबल इसकी स्टेटस है, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब की स्टेटस है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक की भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या है? एक ग्लोबल स्टेटस है। ठीक है, अब की जो इंडिया है वो क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इसके बारे में हमें पढ़नी जरूरी थी। अब यहाँ देख लेते हैं, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यहाँ हमसे पूछा गया है अनट्रू अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अनट्रू बता देते हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995। जी बिल्कुल, 95 में आया था। WTO इज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बिल्कुल सही बात है ये भी। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लुसेन, स्विट्जरलैंड। नहीं जी, ये कहां पर है? आपका जिनेवा में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, जो कि अनट्रू पूछा गया है अबाउट WTO। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, जिनेवा स्विट्जरलैंड। Which of the following factors does not influence the choice of organization at the time of starting a business unit? जब हम व्यवसाय की इकाई को शुरू करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो कि संगठन की पसंदों को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी संगठन को चूज कर रहे हैं, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, फर्म बनाए या कंपनी बनाए, तो जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप चूज करते हैं तो उसके फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो चीज आपसे पूछी गई है। देखिए, पहली बात तो हर चीज आपकी, जैसे कि गवर्नमेंटल कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, ये सारी की सारी जो आपका होता है, ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, रिस्क और लायबिलिटी को भी सोचते हो आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कि बिजनेस का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, कंपटीशन कितना होगा, है ना? तो ये सारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी हमारी, तो ये सारी चीजें सब सोची जाती हैं, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। बट यहाँ पर जो है इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इनिशियल बेस पर आपका इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टीज इन द होप ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू। इसमें मूल्य के प्रत्याशित परिवर्तनों से लाभ की आशा में वस्तु और प्रतिभूतियों या संपत्तियों को खरीदना बेचना शामिल है। ऐसा क्या है? आपका ये होता है अटकलें, यानी कि स्पेकुलेशन। स्पेकुलेटर कौन होते हैं? पहले तो ये देखिए, स्पेकुलेटर होते हैं जो कि आपके फ्यूचर प्राइसेस जो होते हैं उनके मूवमेंट को एनालाइज और फोरकास्ट किया जाता है स्पेकुलेटर के द्वारा। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्पेकुलेशन करनी होती है, बाइंग और सेलिंग करनी होती है कमोडिटी की इन द होप ऑफ प्रॉफिट बाय द एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू,
यानी कि जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटी के, उसमें चेंजेस होने की वजह से जो प्रॉफिट होगा उसके होप में ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कमोडिटी का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है स्पेक्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the composition of the total capital consisting partly of long-term funds with fixed charges and partly of ownership funds is known as। देखिए, आप सबने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको याद आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर आपको बताया गया था कि जो कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है बिजनेस में वो क्या होता है, किस तरह से होता है। लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, ठीक है, जिन पर आपके फिक्स चार्जेस होते हैं, जो कि आपका कौन सा होता है, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इन पर फिक्स चार्जेस होते हैं। इसके अलावा पार्टली ऑफ ओनरशिप फंड, पार्टली ऑफ ओनरशिप फंड, ओनरशिप फंड कौन से होते हैं भाई, ओनरशिप फंड कहलाते हैं आपके शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर फंड, राइट, क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये क्या है आपका, लॉन्ग टर्म फंड प्लस ओनरशिप फंड, ये आपके होते हैं टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का, जिसमें थोड़ी सी फिक्स चार्जेस वाली लॉन्ग टर्म फंड ले लिए जाते हैं और कुछ ओनरशिप फंड ले लिए जाते हैं। आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो फंड होते हैं उन्हें ओनरशिप फंड कहा जाता है। तो ये होती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है विद द रेजिंग फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल। यहाँ कुछ उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों तो लॉन्ग टर्म में आते हैं, है ना। तो 1 और 6 जो होता है आपका यहाँ मिल जाता है, 1 और 6। ठीक है, अब इसको जरा एक बार मैच कर लेते हैं, कहाँ है सी का 1 और 6, 1 और 6 ये वाला आ जाता है, बाकी ये इलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें नहीं है। तो राइट आंसर तो हमारा 4 बन जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर इसके आगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो हो जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक, क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक और पब्लिक डिपॉजिट, ये आपके हो जाएंगे क्या, मीडियम टर्म कैपिटल। मीडियम टर्म कैपिटल हो जाएगी क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी, ये आ गया 2 और 3। शॉर्ट टर्म कैपिटल में आ जाती है आपकी फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और पब्लिक डिपॉजिटरी आएगा इसमें, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, डिपॉजिट्स विच इज रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक, जो कि डायरेक्टली पब्लिक से रेज किया जाता है, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक डिपॉजिट आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, तो ये तो दोनों में आएंगे। तो आपका ये 3, 4 और 5 ये तीनों मिलके हो जाएंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल 3, 4, 5 ये आ गया, और राइट आंसर पहले ही मिल चुका है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट डज द टर्म अंडर राइटिंग मीन। देखिए, अंडर राइटिंग का मतलब होता है एक इंश्योरेंस। ठीक है, एक इंश्योरेंस की तरह है, एक्ट एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द एडवर्स सिचुएशन एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू। जब पब्लिक इशू किया जाता है, एज यू ऑल नो कि आपको पता होगा 90% जो होता है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मिनिमम होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पब्लिक को पैसा वापस लौटाना पड़ता है कंपनी को। तो ऐसे केस में जब पब्लिक इशू किया जाता है, तो ऐसे केस में एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिया जाता है, जो कि ये अंडरटेकिंग देता है, वो वचन देता है हमको कि आपकी जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है अगर एडुकेट नहीं होगा तो हम उस चीज को, जो आपके शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, उनको हम खरीद लेंगे या हम सब्सक्राइब करवा देंगे। तो एक अश्योरेंस दे देता है, एक अश्योरेंस है फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, और इसके लिए क्या करता है, एक जो अंडर राइटर है वो कमीशन लेता है, जिसको अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए राइट आंसर क्या बन जाएगा, प्रॉमिस टू बाय डिबेंचर, नो। एश्योरिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू द इशू ऑफ शेयर्स, नहीं। प्रॉमिस टू बाय शेयर, undertaking to subscribe to shares or debentures से public subscription is not adequate। अगर public subscription educate नहीं होगा तब आपको जो है सब्सक्राइब करने का वचन देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not of a benefit of trade liberalization।
देखिए, उदारीकरण यानी व्यापार के उदारीकरण का लाभ नहीं है। देखिए, जब ट्रेड में लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड के, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना। ठीक है, टैरिफ होते हैं आपके जैसे कि सरचार्ज है, ड्यूटी लग जाना, और नॉन टैरिफ हो जाते हैं जैसे कि लाइसेंसिंग का रूल है, या फिर आपके कोटाज लगा लिए जाते हैं, ये नॉन टैरिफ होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा रिडक्शन कर देना, ये बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन है इसमें। अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इससे रिलेटेड है। यहाँ हमसे पूछा है नॉट अ बेनिफिट, है ना। तो फॉर प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स मार्केट्स आर एनलार्ज एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीज। बिल्कुल, लिबरलाइज करने से आपका जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उनके मार्केट बड़े हुए, सेल्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। बिल्कुल, इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, क्या एक ये बेनिफिट है? ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये बेनिफिट नहीं है। वर्कर्स गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल, जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद जो है वर्कर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिले, नए एम्प्लॉयमेंट मिले। कंज्यूमर एंजॉय लोअर प्राइसेस, कंज्यूमर्स को तो लोअर प्राइसेस पर बहुत सारी चॉइसेस मिल गई, है ना, ग्रेटर चॉइसेस इन प्रोडक्ट। तो ये भी एक फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ लिबरलाइजेशन का। बट जो फायदा नहीं था वो क्या था? इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, यानी आय का असमानता और उत्पादकता में अंतर। तो ये एक बेनिफिट नहीं है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the goods are imported from one country and the same are exported to another country, such trade is called। जब एक कंट्री से माल को मंगाया जाता है और फिर दूसरी कंट्री को बेच दिया जाता है वही माल, तो उसको क्या कहते हैं? ये है हमारे ए, ये है बी और ये है सी। तो बी ने क्या करा, बी ने इनके यहाँ से, सी के यहाँ से इंपोर्ट किया माल को। ठीक है, अब यहाँ से मंगाकर और इसने ए को बेच दिया, तो ये यहाँ एक्सपोर्ट किया, इसने यहाँ इंपोर्ट किया। तो ये ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? इंट्रापोर्ट कहा जाता है, इंट्रापोर्ट ट्रेड। ठीक है, राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़ लेते हैं। यूएसए इज द लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये बात सही है। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट, नहीं भाई, फिफ्थ नहीं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट है। कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडियन मीट इज एक्सपोर्टेड ओनली इन फ्रोजन फॉर्म, नहीं। इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इज वेरी हाई, नो। ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू 2021 में ये 2 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, तो ये हाई नहीं है। तो ये राइट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? ये एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ये है यूएसए इज द लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेसिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी? किसने कहा कि व्यवसाय केवल पैसे का पीछा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समुदाय की सेवा करना भी होना चाहिए? देखिए भाई, ऐसा आपके हेनरी फोर्ड ने कहा है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि बिजनेस का जो एम है वो क्या मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए, मनी के पीछे भागना नहीं होना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी को सर्व करना भी होना चाहिए। तो इस तरह से सर्विंग द कम्युनिटी एड्रेस्ड एज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी प्रॉफिट के अलावा भी आपका अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विंग द कम्युनिटी। इसके राइट आंसर क्या है? हेनरी फोर्ड जिन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय मास्टर ऑफ द शिप or the ship owner or an agent stated that the goods mentioned in it have been taken on board the ship for transportation as per terms and conditions specified in it. It also serves as a contract of affirmament and as a document of title of the goods. This document is termed as। देखिए, यहाँ पहली लाइन से ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि इसको इशू किसके द्वारा किया जाता है? शिप के मास्टर के द्वारा या शिप के ओनर के द्वारा। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? इसका ऐसा डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लैडिंग, जो कि आपका शिप ओनर लिखता है, शिप का मालिक लिखता है, शिपिंग कंपनी है ना, वो लिखती है बिल ऑफ लैडिंग, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि गुड्स आपकी कितनी है, स्टेटेड रहती है, और डेस्टिनेशन उसकी लिखी रहती है कि कहाँ पर उसको पहुंचाना है। ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग कहा जाता है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम? रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेचुरी कंपनी। देखिए, जो आरबीआई है ना, एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई 1934। ठीक है, तो एक क्या है, ये स्टेचुरी बॉडी है, इसलिए स्टेचुरी कंपनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ने साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए साथ मिले हैं जो कि उन सबके द्वारा चलाया जाता है या उनकी तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स वाज लिस्टेड बाय। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है एस्पिरेट द कॉर्प, ये आपका मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जो कि दिया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा, है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर आपके एस्पिरेट द कॉर्प नाम से एक प्रिंसिपल दिया गया है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से। इसका मतलब होता है ग्रुप स्पिरिट या फिर टीम स्पिरिट, एम्प्लॉयज के बीच में ग्रुप स्पिरिट होना। ठीक है, तो एस्पिरिट द कॉर्प का मतलब है टीम स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज द फाइनेंसिंग ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स मोर देन 1 ईयर फॉर द टर्म मोर देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए लोन लेना, बोरिंग्स लेना, ये क्या हो जाती है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, और ये हर टाइप के बिजनेस में होता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में या ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। तो ये वाली बात तो गलत है, ये हमसे पूछ रहे हैं ट्रू बताइए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ऐसा तो नहीं है कि जनरली टाइम पीरियड आपका 20 ईयर्स और उससे मुझसे ज्यादा होना चाहिए। आपका 1 ईयर से ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंस है वो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऑन द इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉन एट द शॉर्ट नोटिस। नहीं भाई, शॉर्ट नोटिस पर नहीं इसको विड्रॉ किया जा सकता। तो राइट आंसर यहाँ ट्रू हमसे पूछा गया है, राइट आंसर इज 3 कि जो है फाइनेंस है आपका लॉन्ग टर्म वो आपके रिटर्न से जुड़ा होता है, एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी वो होती हैं 2 टाइप की, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट, तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज तो जो हम सारे काम जो हम करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई। उसमें से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि हम अपनी लिवलीहुड को कमाने के लिए करते हैं, वो आपकी होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हम आउट ऑफ लव करते हैं या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि नॉन एक्टिविटी पूछ रहा है। देखिए, अ डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, एक डॉक्टर वर्क कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उससे उसको इनकम आ रही है, इनकम कमाने के लिए कर रहा है, तो ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अ टीचर वर्किंग इन स्कूल, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजप्शन, एक फार्मर जो कि अपने कंजप्शन के लिए फील्ड पर काम कर रहा है, तो वो तो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, एक गृहिणी अपने घर पर काम कर रही है, आउट ऑफ लव करती है, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, तो ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो आपसे पूछा गया था कि नॉट द कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये कौन से हैं, 3 और 4। 3 4 इज द राइट आंसर, यानी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950? निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में भारत की योजना आयोग के द्वारा निर्धारित योजना का प्रमुख लक्ष्य नहीं है? देखिए, जो आपका प्लानिंग कमीशन 1950 में लाया गया 5 ईयर प्लान्स को क्रिएट या डेवलप करने के लिए, तो
अब उसमें क्या था, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे या गोल्स थे। वो क्या थे आपके? फुल एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस था, यानी कि लोग अपने लिए खुद काम कर सकें, इकोनॉमिक इक्विटी, सोशल जस्टिस, और आपके मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया गया था। ये कुछ मेन थे ऑब्जेक्टिव इनके, ठीक है। इसमें आपका टू नेशनलाइज बैंकिंग इंश्योरेंस जो है, इसका एक प्रिंसिपल गोल नहीं था। बाकी आपके थे, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्विटी, इक्वालिटी, है ना, एंड सोशल जस्टिस भी आ गया। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू द maximum possible extent to as to achieve higher level of national and per capita income, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी। तो ये सारे पॉइंट्स तो थे, बट नेशनलाइज बैंकिंग इंश्योरेंस वाज नॉट द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब इस कमीशन को नीति आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, संचयी आवर्तियों को दर्शाने वाला आवर्ती वितरण का एक ग्राफ है, कौन सा? ओजाइव यानी तोरण। ओजाइव ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिपिक्ट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ ओजाइव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गेट वर्क डन विद द कॉपरेशन ऑफ पीपल, यानी कॉपरेशन ऑफ पीपल से काम को करवाना फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। Thus, it is the duty of every manager to study the behavior of people working under him and adopt the necessary techniques to inspire people to cooperate and contribute their best efforts towards the organization goal. यानी कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा प्रोसेस कौन सा है? लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है या सुपरविजन है? देखिए, आपको कम्युनिकेशन है नहीं, है ना, सुपरविजन है नहीं, लीडरशिप और मोटिवेशन में थोड़ा सा डाउट होगा। तो देखिए, लीडरशिप में यहाँ पहली लाइन से आपको लगा होगा गेट वर्क डन विद द कॉपरेशन। तो ये पहला जो काम था ये तो आपका लीडरशिप से लग रहा होगा आपको, मगर यहाँ जो है ये लाइन है लिखी है जिसमें कि वो कहते हैं कि पीपल वर्किंग अंडर हिम अडॉप्ट द नेसेसरी टेक्निक्स, मतलब लोगों के बिहेवियर, जो काम करते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और फिर उनको कुछ ऐसी टेक्निक लगाए जिससे इंस्पायर हो सके लोग, कॉपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें अपना बेस्ट एफर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। तो इंस्पायर वर्ड जहां जाता है प्रेरणा हो जाती है, यानी कि आपका मोटिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वॉज ओरिजिनली यूज्ड टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। Distribution of wealth and income is now also used to study the distribution of profits, wages, and turnover, etc. It is a graphic method of studying dispersion. It is a double cumulative percentage graph used in determining the extent of inequalities of items. तो ये ऐसा कौन सा कर्व होता है? ये होता है लॉरेंस कर्व, जिसको डेवलप किया था आपके मैक्स ओ लॉरेंस ने 1905 में डेवलप किया गया था टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इनइक्वालिटी, देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसने किया है? मैक्स ओ लॉरेंस ने, ठीक है, 1905 में। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉलिसी, नीति क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्रेट स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? आपका 3 है। पॉलिसी क्या होती है? इज एक्ट एज अ गाइड्स टू थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उनकी थिंकिंग और एक्शंस को गाइड करने का काम करती है पॉलिसी, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये एक तरीके की डेफिनेशन दी गई है जो कि दी गई थी कुंटेज ओडोनोरी के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर हो जाता है 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे आगे का सेशन हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है। इफ यू लाइक द वीडियो, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।